जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि ट्रांसफार्मर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ITI परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जहां पर पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का फ्लक्स लीकेज किसके कारण होता है। इसका सवाल का जवाब मैंने पूछा था आप सभी से कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, अपर्याप्त युग्मन के कारण ये जो फ्लक्स होता है ये लीकेज होता है। सबसे बड़ा कारण आपका यही होता है। यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है, वाइंडिंग और कोर के बीच अपर्याप्त युग्मन के कारण। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों जब वाइंडिंग और कोर के बीच सही से फ्लक्स लिंक ना होगा तो फ्लक्स लीक होगा ही, और उसी चीज को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। बाकी ए ऑप्शन दिया गया अत्यधिक वोल्टेज के कारण, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अत्यधिक वोल्टेज के कारण कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ओवर हीटिंग और जो ब्रेकडाउन होता है ये इसके कारण हो सकता है, अत्यधिक वोल्टेज के कारण। लेकिन फ्लक्स लीकेज की यदि बात आती है तो इसके कारण नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया दोषपूर्ण कोर के कारण, तो ये भी गलत है, क्योंकि फ्लक्स उत्पन्न करने में जो बाधा आती है वो आपका दोषपूर्ण कोर में आती है, लेकिन इसका मुख्य कारण ये नहीं होगा कि इससे युग्मन होगा। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि कम तापमान के कारण, तो ये भी गलत है, क्योंकि फ्लक्स लीकेज से तापमान से कोई भी संबंध ही नहीं होता है। तो इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का टर्न रेशियो किसे दर्शाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राथमिक और जो द्वितीयक टर्न्स होते हैं उनके अनुपात को दर्शाता है, जो कि सूत्र के अनुसार भी इसका जाना जाता है। जो टर्न रेशियो का सूत्र होता है N1/N2 होता है, इसी के अनुसार दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में यदि बताया जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शनों को देख लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया इनपुट और आउटपुट पावर का अनुपात, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर लगभग समान ही रहता है। तो यहाँ पे अनुपात कहना बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया करंट का अनुपात, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अनुपात जो आपको देखने को मिलता है ये आपका वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज का अनुपात, तो ये टर्न रेशियो से निर्धारित होता है, पर यहाँ पे परिणाम ये नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। वोल्टेज का अनुपात ये भी गलत है। हमारा जो सही होता है ऑप्शन नंबर डी सही होता है, प्राथमिक और द्वितीयक टर्न्स का अनुपात। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग से सबसे पहले क्या प्रभाव होता है। ट्रांसफार्मर की यदि ओवरलोडिंग होती है तो सबसे पहले यदि बात करें किस पे प्रभाव जाता है, तो ये प्रभाव जाता है हीटिंग पे, अत्यधिक गर्मी पे। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ओवरलोड जब भी होगा तो उससे कॉपर लॉस आपको देखने को मिलेगा। कॉपर लॉस आपका ज़्यादा मात्रा में होगा, तो इसी से यहाँ पे क्या होगा, इससे तापमान पे प्रभाव पड़ेगा, तो उस समय तापमान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग से सबसे पहले क्या प्रभाव होता है, तो अत्यधिक गर्मी, जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया मैकेनिकल ब्रेकडाउन, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये आपको देखने को मिल जाता है, गंभीर ओवरलोडिंग आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो आपका आता है एक तरह से कहा जाए तो इसका संबंध, ये प्रभाव इस पर कोई नहीं डालता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी कारण हम गलत मारेंगे। और यहाँ पे ए बी ऑप्शन देंगे वोल्टेज में वृद्धि, तो ये भी गलत है, क्योंकि वास्तव में ये वोल्टेज क्या करता है, गिराता है, लेकिन बढ़ाने की यहाँ पर ऑप्शन में बात किया जा रहा है कि वोल्टेज में वृद्धि करता है, तो ये गलत है।
और डी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाना, तो ये भी गलत है क्योंकि वोल्टेज पे ये निर्भर करता है, करंट पे निर्भर ही नहीं करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने की बात ही नहीं होती है। तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 24, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में लेमिनेशन किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कोर में लेमिनेशन किया जाता है, जो कि इसमें लॉस होता है एडे करंट लॉस, उसी लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए ऑप्शनों को भी देख लेते हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन आपका होगा वो खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग में, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तार होता है, कोई लेमिनेशन की बात ही नहीं होती है, तो ये आपका पहला ही गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया कोर में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। सही यहाँ पर इसलिए कहेंगे क्योंकि कोर में क्या होती है, कोर को हम क्या करते हैं, पतली पतली जो पत्तियाँ होती है उससे हम लेमिनेटेड करते हैं, सीट बनाते हैं, जिससे कि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। और उसी चीज़ को पूछा जा रहा है, तो कि ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में लेमिनेशन किया जाता है, तो कोर में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया आयल टैंक में, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यह केवल जो कंटेनर होता है उसमें आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया बुशिंग में, तो ये तो इंसुलेटर होता है एक तरह से बुशिंग, तो लेमिनेशन की कोई बात ही नहीं होती है, लेमिनेशन भी कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन जो होगा केवल ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लेमिनेटेड किया जाता है, तो कोर को हम लेमिनेटेड जब कर देंगे तो उससे क्या होगा, एडी करंट लॉस कम किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है कि कोर को लेमिनेटेड करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दिया गया क्योंकि इसमें क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि पतली पतली क्या होती है, सीट्स होती है, और ये इसी से बनी होती है जो, और इसके बनाने से फायदा यही होता है कि जो ईडे करंट लॉस होता है वो कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए मोटा आयरन कोर का प्रयोग करना, तो मोटा आयरन कोर का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। यदि मान लीजिए प्रयोग भी किया जाता है तो उस समय आपको जो लॉस देखने को मिलेगा, ईडे करंट लॉस, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए कोर को ठंडा करना, तो ये भी गलत है क्योंकि गर्मी कम होती है, लेकिन लॉस का जो कारण यदि बात करें तो ये कोर को ठंडा करने से कोई लॉस पे प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये लॉस को कम करता है, ये ज़्यादा करता है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे कोर को राउंड बनाना, तो राउंड आप कितना भी बनाएं इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही होगा केवल ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का लोडिंग कंडीशन किस पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। तो जो इसमें सर्किट होती है, द्वितीयक जो सर्किट होती है, उसके जो खांचे होते हैं और ये जो करंट होते हैं वो उसी पे निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जितना करंट लोड आप यहाँ पर देंगे उतना ही ट्रांसफार्मर पर क्या पड़ेगा, लोड बढ़ेगा, मतलब कि लोड का मान आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे आप यहाँ पे दूर से नहीं समझ पाएंगे कि ट्रांसफार्मर पे लोड है या नहीं है, लेकिन आप उसका एक्चुअली मान देखेंगे तो उस समय लोड आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। द्वितीयक सर्किट द्वारा खांचे गए करंट पे ये आपका निर्भर करता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया इनपुट वोल्टेज पर, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के कार्य के लिए आवश्यक तो होता है, लेकिन लोडिंग से इसका कोई भी मतलब नहीं होता कि इनपुट वोल्टेज पर लोड निर्भर करेगा, ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया कोर का मटेरियल, तो ये भी गलत है क्योंकि ये लॉस जब होता है उससे इस पे फर्क पड़ता है, लोड से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए आयल के तापमान पर, तो ट्रांसफार्मर की स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, आयल का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इससे लोड से कोई भी मतलब नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का अधिकतम मान किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग की मोटाई, जो कि आपका ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है क्योंकि यदि वाइंडिंग की मोटाई ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस पे प्रभाव पर डालेगा, तो यहाँ पे फ्लक्स भी आपका नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्लक्स का अधिकतम मान किस पर निर्भर करता है, तो वाइंडिंग की मोटाई पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है।
और बी ऑप्शन देखिए आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सूत्र भी आप यहाँ पे जो फ्लक्स का आप देखेंगे तो उसमें आपका क्या होता है, भी अपान 4.44 इंटू एफ एन होता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसमें टर्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अधिकतम मान होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पे निर्भर करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है बी अपान 4.44 होता है, 4.44 एफ इंटू एन होता है। इसमें सवाल भी दिए जाते हैं, तो इसको आप सूत्र को याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आयल के प्रकार पर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आयल का प्रयोग तो कूलिंग के लिए किया जाता है, और यहाँ पे बी ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया बुशिंग की क्षमता पर, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये करंट कैपेसिटी को दर्शाने के लिए केवल प्रयोग किया जाता है। ये इसका फ्लक्स से कोई भी लेना देना नहीं है कि ये अधिकतम मान पे निर्भर करे या कम पे करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सी वाइंडिंग खुली होती है। यहाँ पर प्राथमिक वाइंडिंग दिया गया है, तो प्राथमिक वाइंडिंग तो खुली नहीं होती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज लगाया जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए द्वितीयक वाइंडिंग, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुली रहती है ताकि केवल इसमें आयरन लॉस मापा जा सके, तो इसी कारण इसको हम ओपन रखते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया दोनों वाइंडिंग, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कोर में, तो ये तो इसका कोर जो होता है ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग होता है, तो इसे यहाँ पे खोला ही नहीं जाता है, ये आपका गलत है। यहाँ पर जो आपका सही होगा केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में साथियों पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, यदि आप उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उस समय उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें हीटिंग बहुत ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि डीसी से क्या होता है कि कॉइल में लगातार करंट बहता है, जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी वो लगातार बहता है, और इससे क्या होती है बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको कॉपर लॉस देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली आप किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कॉपर लॉस देखने को मिलता है, और उसी कारण क्या होती है हीटिंग होती है, और वाइंडिंग भी जलने की संभावना होती है। ये पूरा जल ही जाती है वाइंडिंग, संभावना की बात ही छोड़िए, उसको जलना ही जलना है यदि आप डीसी सप्लाई देते हैं तो उसी चीज़ को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे, ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से कार्य करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, और कार्य भी करता है तो फ्लक्स परिवर्तन ही नहीं होता है, ये आपका गलत है। और यहाँ पे भी सी ऑप्शन दिया गया आउटपुट बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आउटपुट मिलेगा ही नहीं, बढ़ने और घटने की तो बात ही छोड़िए। और डी ऑप्शन दिया गया आयरन लॉस शून्य हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, नुकसान आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉस की यदि बात करें शून्य हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, आपको लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, और वो भी आपका कॉपर लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग सामान्यतः कहाँ रखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीयक वाइंडिंग जो होती है उसके बाहर रखी जाती है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जो ट्रांसफार्मर का डिजाइन होता है आप उसमें देखे होंगे, तो जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है उस प्राथमिक वाइंडिंग को कोर के करीब रखा जाता है, लेकिन जो द्वितीयक होती है उस द्वितीयक को बाहर। इससे क्या होता है कि बेहतर जो फ्लक्स होता है वो प्रदान करता है, तो ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बुकॉज रिले का उपयोग किसमें होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो तेल भरने वाला टैंक होता है उसी में आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रांसफार्मर में ही होता है, तो वहाँ पे आपको बुकोज रिले देखने को मिलता है। हालांकि जो बुकोज रिले होता है ये तेल भरने में आपको देखने को मिलता है, लेकिन गैस या जो ऑयल फ्लो होता है वो एक तरह से इसको पहचानने के काम में इसको लाया जाता है। एक तरह यहाँ पे कह सकते हैं कि अलार्म के रूप में ये काम करता है, ट्रिपिंग करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे पहचानने से काफ़ी ये मदद करता है। और यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन देखने को मिलता है क्वेश्चन के अनुसार, वो ऑप्शन नंबर सी, तेल भरे
ट्रांसफार्मर में, ये आपका सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे दिया गया ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें तेल ही नहीं होता। जब ड्राई की बात किया गया तो तेल ही नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पे न बुकोज रिले का इस्तेमाल किया जाएगा, ना अदर डिवाइस का, जैसे कि रिले का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन मुख्य रूप से किस ट्रांसफार्मर में होता है। तो स्टार डेल्टा जो कनेक्शन आपको देखने को मिलता है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। इसको नोट कर लीजिएगा, यदि आप कहीं लिख रहे होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार होता है, ये आपको स्टार देखने को मिलेगा, और इसमें आपको डेल्टा भी देखने को मिलेगा। तो यही आपका जो कनेक्शन होता है, ये संभव होता है लोड के अनुसार। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन मुख्य रूप से किस ट्रांसफार्मर में होता है, तो ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर में होता है। बाकी यहाँ पर 1 फेज ट्रांसफार्मर में तो आपको मालूम ही होगा, केवल 2 इसमें वाइंडिंग होती है, इसमें फेज नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, तो इसमें आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ही वाइंडिंग होती है, इसमें डबल वाइंडिंग नहीं होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट करा दिया है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए इन्वर्टर ट्रांसफार्मर, तो ये तो आपका अलग चीज़ है, ये विशेष उद्देश्य के लिए होता है, कनेक्शन से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ये अलग अलग चीज़ों पे के लिए उपयोग किया जाता है, ये हमेशा उपयोग नहीं किया जाता इन्वर्टर ट्रांसफार्मर। आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज से अधिक पर चलाया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, उसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा आप उस पर लोड दे रहे हैं, उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। सही बात है। तो उससे यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर में रेटेड वोल्टेज से अधिक पर चलाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर होने की यदि बात करें तो सबसे बड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसमें नुकसान ही आपका होगा, लॉस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि फ्लक्स क्या होगा इसमें अधिक होगा, अत्यधिक फ्लक्स होगा, तो उसी के कारण क्या होगा, सिचुएशन होगा, तो इससे क्या होगी, भारी लॉस होगी। तो यहाँ पे कोर सिचुएशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कि दक्षता बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओवर वोल्टेज से लॉस क्या होंगे, बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए आयरन लॉस कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, कम तो होने का कोई चांस ही नहीं है, बढ़ेगा ये। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए फ्लक्स संतुलित रहेगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये अधिक हो जाएगा, इससे सेचुरेशन होगा। और वही यहाँ पे डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कोर सेचुरेशन हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्रकार नहीं है। तो वाइंडिंग का जो प्रकार आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर हेलिकल वाइंडिंग दिया गया है, तो ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंतर्गत तो नहीं आता है। ये आपको जनरेटर में भी देखने को मिलेगा, जो ये हेलिकल वाइंडिंग है, और भी यहाँ पे चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, ये मोटे मोटे तारे के होते हैं, तो ये अलग यहाँ पे वाइंडिंग होती है, ये भारी करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे डिस्क वाइंडिंग दिया गया है, तो ये डिस्क वाइंडिंग भी आपकी अलग चीज़ है। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कह सकते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आर्मचर वाइंडिंग दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है साथियों, ये ट्रांसफार्मर से संबंध नहीं रखता, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्रकार नहीं है। तो आर्मचर वाइंडिंग, इसका नाम आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने नहीं सुना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये वाइंडिंग नहीं होती है। बाकी यहाँ पे कोसेंट्रिक वाइंडिंग यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन, तो ये भी गलत है, क्योंकि सामान्य ट्रांसफार्मर में आपको ये जरूर देखने को मिलता है, ये काफ़ी इजी वाइंडिंग है, और हर एक ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो हमारा जो सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, इसका सभी लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर आयल का मुख्य गुण क्या होता है। यानी ट्रांसफार्मर आयल का जो गुण होता है वो क्या होता है, केवल आपको ये बताना है। ए ऑप्शन दिया गया उच्च तापमान चालकता, बी ऑप्शन है उच्च विद्युत चालकता, सी ऑप्शन है उच्च विद्युत रोधकता, और डी ऑप्शन है अधिक गंध वाला। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। और जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।